इस संसार में हम क्यों आए हैं, ये दुनिया कैसे काम करती है और जीवन का क्या उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं हम सबके मन में होने वाले इन सभी सवालों के जवाब को विज्ञान के आधार पर सर स्टीफन हॉकिंग्स के शब्दों में। इंसान होने का मतलब ही है हमारी उत्सुकता को शांत करना। हम पृथ्वी पर किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में सबसे ज्यादा बुद्धिशाली है। हजारों साल के इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को इस काबिल बनाया है कि वो सोच सके कि हम क्या है, कहाँ है, ये ब्रह्मांड क्या है, वो कैसे काम करता है और इस पृथ्वी पर हमारा उद्देश्य क्या है। और दोस्तों, मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आज का विज्ञान दे सकता है। विज्ञान और विज्ञान की खोजों ने आज सब कुछ बदल दिया है, हमारा जीवन बहुत आसान कर दिया है और हमारे सोचने की और समझने की क्षमता भी आज बदल चुकी है। जब हम इंसान और इंसानियत को देखते हैं तो हमें एक शानदार जीवन नजर आता है। हम जीते हैं, प्यार करते हैं, आत्मिक और भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं और जिंदगी का मजा लेते हैं। कभी कभी कुछ इंसान कानून भी तोड़ते हैं और समाज विरोधी हरकतें भी करने लगते हैं। हम सबके अपने सपने होते हैं, अपनी उम्मीदें होती है, अपनी अपनी इच्छाएं होती है और ये सब जानकर, उसे महसूस कर कर अगर हम जिंदगी का मतलब ढूंढने निकले हैं तो हमें सबसे पहले एक बात जान लेनी होगी कि ये फिजिक्स के अलावा और कुछ नहीं है। आप खुद ही देखिए ना, पूरा ब्रह्मांड मानो एक लौ से चलता है। पूरा ब्रह्मांड कुदरत के नियमों से चलता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण। और ब्रह्मांड के ये नियम हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, फिर चाहे वो सूक्ष्म लेवल पर परमाणुओं के भीतर की हरकतें हो या फिर विशाल आकाशगंगाओं का एक दूसरे से टकराना हो। और क्योंकि हम भी इस ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, इसलिए हम भी इस नियमों से अछूते नहीं रह सकते हैं। ये सारे नियम हम पर भी लागू होते ही है, क्योंकि हम इंसान भी उन्हीं बुनियादी चीजों से बने हैं और उन्हीं नियमों पर काम भी करते हैं। और इसलिए हम इंसानों के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम इतने छोटे, इतने सूक्ष्म इंसान आखिर इस प्राचीन और अनंत ब्रह्मांड से कैसे जुड़े हुए हैं। और उसके बाद ही हमें ये पता लग पाएगा कि हमारी जिंदगी का आखिर कोई मतलब है या नहीं। और शायद हम ये भी जान पाएंगे कि वो मतलब क्या है। इस अनोखे सवाल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे पहले जवाब खोजने की कोशिश की थी रेने डेकार्ट ने। कुछ लोग डेकार्ट को आधुनिक फिलोसॉफी का पितामह मानते हैं, लेकिन वास्तव में डेकार्ट तो आधुनिक विज्ञान के पिता थे। डेकार्ट ने कहा था कि इंसान दो मूल चीजों से बना है, शरीर और दिमाग। और डेकार्ट ने शरीर की रचना के हिसाब से कुछ चित्र बनाए थे। उनके हिसाब से हमारा शरीर एक जैव वैज्ञानिक मशीन है, मगर उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि दिमाग इससे पूर्णतः अलग है। और उन्होंने एक मामूली से थॉट एक्सपेरिमेंट से इसे साबित भी किया। उन्होंने कल्पना की कि उनका शरीर है ही नहीं और वो एक भूत की तरह हवा में उड़ रहे हैं। ये बात आपको भले ही अजीब लगे, लेकिन ऐसा करना आसान था। और उसके बाद उन्होंने ये भी सोचने की कोशिश की कि उनका दिमाग है ही नहीं। स्वाभाविक है कि बिना दिमाग के आप कोई कल्पना कैसे कर पाएंगे। और तब उन्होंने इसे एक लाइन में बताया कि मैं सोचता हूं, इसलिए मेरा वजूद है। डेकार्ट ये मानते थे कि बुनियादी तौर पर दिमाग और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं और आखिरकार ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं, इसका पता लगाकर ही हम ये जान पाएंगे कि जिंदगी के मतलब का असल वैज्ञानिक आधार क्या है। और इस मामले में भी डेकार्ट ने अपने वक्त से काफी आगे की सोच जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग हमारी रीढ़ के ऊपरी किनारे में बने एक छोटे से उभार यानी कि पाइनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि वो पूरी तरह से सही तो नहीं थे, लेकिन डेकार्ट सच्चाई के काफी करीब थे।
अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि आज हम ये जानते हैं कि हमारा चेतन मन हमारे दिमाग की ही उपज है और हमारा ये अंग इतना जटिल है कि इसमें ब्रह्मांड जितनी ही गुत्थियां है। एक इंसान का दिमाग हमारी उम्मीदों से भी कई ज्यादा जटिल होता है और अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम शायद चीजों को समझ भी ना पाते। हमारे दिमाग में भी उतने ही ब्रेन सेल्स होते हैं जितने कि हमारी आकाशगंगा में तारे होते हैं और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारे ब्रह्मांड के तारा मंडलों से भी कई ज्यादा कनेक्शंस बन जाते हैं। आपको शायद ये लगे कि दिमाग का अध्ययन करना न्यूरोलॉजी का काम है, लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे बुनियादी बलों पर ही काम करता है, इसलिए सोच भी फिजिक्स के विषय की ही बात हो जाती है। हाँ, इसे आप थोड़ा तेज और जटिल फिजिक्स कह सकते हैं। हमारा दिमाग ब्रह्मांड की सबसे विशिष्ट और सबसे जटिल संरचना है और अगर हम ये समझ ले कि हमारा दिमाग इस ब्रह्मांड को कैसे समझता है तो हम ये भी जान पाएंगे कि इसके होने का क्या मतलब है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड को जितना समझा और जितना समझाया उसके लिए वो कहीं बाहर नहीं गए। वो अपने दिमाग में ही थॉट एक्सपेरिमेंट्स करके और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर ये जान लेते थे कि ब्रह्मांड कैसे बना है और कैसे इसके नियम काम करते हैं और उन्होंने खोजे हुए सारे नियम आज भी मॉडर्न फिजिक्स की नींव है। प्राचीन काल में भारत देश में ऋषि मुनियों ने भी दिमाग को ब्रह्मांड से जोड़ने वाली तकनीक मेडिटेशन का सहारा लेकर ये जान लिया था कि ब्रह्मांड क्या है और वो कैसे काम करता है। प्राचीन यूनानियों ने भी ये प्रश्न उठाया था कि क्या इंसान का दिमाग भी कुदरत के नियमों से चलता है। चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अभी आप यहाँ पर इस सुहाने मौसम में ये आसपास के लोगों को देख सकते हो। ये लोग आपस में अपने आसपास की चीजों को देखते हैं और उसे समझते हैं। ये एक तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए भी है। ये लोग गाना बजा सकते हैं, संगीत बजा सकते हैं और इस खुशनुमा माहौल का जायका भी ले सकते हैं। इन्हें ये पता है कि उनके आसपास क्या चल रहा है। इनमें अपने अस्तित्व का एहसास है। अब दोस्तों, हमारी इस हयाती, इस मौजूदगी का क्या मतलब हो सकता है, इसका पता लगाना विज्ञान के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और इसके लिए हमें ये समझना होगा कि हम में ये अस्तित्व का एहसास, ये चेतना क्यों है। और ऐसे में आता है विज्ञान का एक सबसे बड़ा सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी का हर जीव एक जटिल मॉलिक्यूल एमिनो एसिड से बना हुआ है और जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराए तब बना इस पृथ्वी का पहला जीव। कई करोड़ साल तक इन जीवों का विकास हुआ और आखिर में ये बने एक कोशिका वाले जीव और इसके बाद ये बने दिमाग वाले जीव। जटिल जीवों को दिमाग चाहिए क्योंकि दिमाग की मदद से ही वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी को प्रोसेस कर सकते हैं। वो अपने आसपास के दुनिया के मुताबिक प्रतिक्रिया करते हैं और आगे की सोचते हैं। जो जीव अपने आसपास के माहौल को जितना ज्यादा जानता है वो उतना ही ज्यादा कामयाब होता है। शुरुआत में जीव अपने आसपास के माहौल को भी नहीं समझ पाते थे, ना ही उन्हें जान पाते थे, लेकिन आखिरकार चेतना इतनी विकसित हो गई कि जीव खुद को समझने लगा। उसे खुद की मौजूदगी का एहसास होने लगा। हम इंसान भी वही है, खुद को जानने वाले जीव, ऐसे जीव जिसे विकास ने चेतना की शक्ति दी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक बायोलॉजिकल ढांचा आखिर सोच कैसे सकता है? उसमें चेतना कैसे आ सकती है? तो चलिए इस सवाल के जवाब को खोजते हैं। साल 1970 के दशक में एक मैथमेटिशियन जॉन कॉनवे ने कैम्ब्रिज में अनजाने में ही एक बहुत बड़ी खोज कर दी। उसने गेम ऑफ लाइफ नाम का एक मामूली सा सिमुलेशन बनाया
जिससे ये पता लगता था कि दिमाग जैसी जटिल चीज भी किस तरह से बुनियादी नियमों से चलती है। इस सिमुलेशन में एक ग्रिड थी जो चेस बोर्ड की तरह चारों ओर चौखाने में बटी हुई थी और फैल रही थी। उस ग्रिड का हर चौखाना या तो रोशन था या उसमें अंधेरा था, और रोशन वाले चौखाने को वो जिंदा कहते थे और अंधेरे वाले चौखाने को मृत कहते थे। और यहाँ पर कोई भी चौखाना जिंदा है या मुर्दा ये तय होता था उसके आसपास के 8 चौखानों में होने वाली हरकतों पर। मतलब कि अगर कोई जिंदा चौखाने के आसपास कोई और जिंदा चौखाना नहीं होगा तो नियम के अनुसार यह माना जाता था कि ये भी अकेलेपन से मुर्दा हो जाएगा। और एक जिंदा चौखाने के आसपास 3 से ज्यादा जिंदा चौखाने होते हैं तो वो आसपास की भीड़ की वजह से मर जाएगा। लेकिन अगर किसी मुर्दा चौखाने के आसपास 3 जिंदा चौखाने हैं तो वो भी रोशन हो जाएगा, उसका जन्म होगा। अब अगर हम रोशन या जिंदा चौखानों का एक सेट ले ले तो हम ये जान पाएंगे कि उनके आसपास भविष्य में क्या होगा। और स्वाभाविक था कि नतीजे चौंकाने वाले थे। जब यह प्रोग्राम बना तो इस प्रोग्राम में अलग अलग आकार अपने आप बनने और खत्म होने लगे। कई आकार एक दूसरे से टकराते हुए ग्रिड के पार जाने लगे। और यहाँ पर कई आकार, कई चीजें, कई प्रजातियां ऐसे भी थी जो आपस में संपर्क में थी और अपनी प्रजातियां बढ़ा रही थी। जैसे असली दुनिया में जीव बच्चे जन्मते हैं, वैसे इन चौखानों में भी रोशनियां होने लगी। ये जटिल गुण बड़े ही बुनियादी नियमों से पैदा होते हैं। और हम ये मान सकते हैं कि गेम ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज सिर्फ फिजिक्स के कुछ बुनियादी नियमों के सहारे बड़े ही जटिल गुण पैदा कर सकती है। शायद बुद्धि भी। हो सकता है कि इसके लिए हमें एक ऐसी ग्रिड की जरूरत हो जिसमें कई 100 करोड़ चौखाने हो, और ऐसी ग्रिड मुमकिन है। हमारे दिमाग में भी तो कई 1000 करोड़ कोशिकाएं हैं, और इस हिसाब से ये भी हो सकता है कि इंसान का दिमाग जो मतलब पैदा करता है वो एक विशाल, एक बड़े जटिल सिस्टम से पैदा होते हैं, और वो बड़े ही बुनियादी और मामूली नियमों से चलते हैं। और इसका मतलब है डेकार सही थे, शरीर और दिमाग अलग अलग है। हमारा शरीर एक हार्डवेयर है और हमारा दिमाग उसे ऑपरेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहां पर एक समस्या खड़ी होती है, हमारी इच्छा की समस्या। इस दुनिया में हर कोई इंसान की इच्छा अलग अलग होती है। कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई फिजिसिस्ट या कोई फुटबॉल प्लेयर। तो क्या ये इच्छाएं हमारी अपनी होती है? आज विज्ञान ये मानता है कि हमारी इच्छाएं भी हमारी अपनी नहीं है। हमारी इच्छाओं पर भी बहुत सारे फैक्टर्स का असर होता है। हमारी इच्छाएं जेनेटिक हो सकती है, हमारे आसपास के लोगों ने या वातावरण ने संपादित की हुई भी हो सकती है। शायद आप अपनी इच्छा को लेकर भ्रम में हो। आप जो भी फैसले लेते हो उस पर कई चीजों का असर होता है, यहां तक कि बिजली का भी। मान लीजिए कि हम एक सर्जरी देख रहे हैं जिसे अवेक ब्रेन सर्जरी कहते हैं, जिसमें इंसान की स्नायुओं की समस्या ठीक होती है। और इस सर्जरी में दिमाग पर बिजली से चलने वाले एक प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वैज्ञानिक दिमाग के सही हिस्से को बिजली से उत्तेजित करे तो मरीज के मन में हाथ, पैर या चेहरा हिलाने की उत्तेजना पैदा होती है। मरीज तो यही सोचता है कि वो फैसला उसने लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि फैसला डॉक्टर ने लिया था। हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में डॉक्टर किसी के दिमाग को इतना कंट्रोल में कर दे कि उसे प्यार भी करवा सके। लेकिन बेचारा इंसान तो यही सोचेगा ना कि वो अपनी मर्जी से ये सब कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो इससे विपरीत है। वो करामात होगी क्योंकि ये सब हो रहा होगा उसके दिमाग में एक्टिव होने वाले फिजिक्स से। हमारे दिमाग के केमिकल ही ये तय करते हैं
कि हम खुश रहेंगे या दुखी होंगे, हम हंसेंगे या रोएंगे, हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे या मानसिक रोगी होंगे। किसी के दिमाग में किसी स्पेसिफिक हिस्से को इफेक्ट किया जाए या उसके कुछ केमिकल्स में इम्बैलेंस किया जाए तो वो इंसान ही बदल जाएगा। उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, सोच समझने की क्षमता सब कुछ बदल जाएगा। मुझे माफ करना, लेकिन बहुत से लोगों को तो यह सोच ही डरावनी लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बात से तो उनकी इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन शायद ऐसा ना भी हो। कोई इंसान भविष्य में क्या बनना चाहता है, इस बात को शायद फिजिक्स के नियम तय ना भी करते हो। हम हमेशा ये नहीं बता सकते हैं कि पासे फेंकने से कौन सा नंबर आएगा, हालांकि ये भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है और पूर्णतः फिजिक्स के नियमों के आधारित ही है। मुझे लगता है कि हमारी इच्छा वो प्रक्रिया है जो उस वक्त सामने आती है जब हमारे दिमाग के एक बड़े ही जटिल सिस्टम के सामने एक पसंद आती है। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान रात में उठ जाता है और उसे भूख लगती है, और मानिए कि इंसान का दिमाग कुदरत के नियमों से चलता है। अब इसमें हमारी मर्जी कहाँ आई? चले हम उसे कुछ चुनने का मौका देते हैं। मान लीजिए कि उसके फ्रिज में पिज्जा, रसगुल्ले और फ्रोजन चीज बॉल्स पड़े हैं, और जब वो इन सबको देखता है तो पिज्जा को देखकर उसे पिछले कुछ दिन पहले की उसकी पार्टी याद आ जाती है, और उसके दिमाग के न्यूरॉन्स उसे पिज्जा खाने का संदेश देने लगते हैं, और उसका चुनाव तय हो जाता है। उसकी इस पसंद को ही हम उसकी इच्छा कहते हैं। हालांकि ये पसंद कई फैक्टर्स पर आधारित होती है, और शायद तब उस फ्रिज में पिज्जा ना पड़े होते तो ना तो वो उसके सिलेक्शन में आते और ना ही अभी के लिए वो उसकी पसंद बनते, क्योंकि इच्छा शक्ति की ये बात भी फिजिक्स से ही जुड़ी है। तो क्या वाकई में हमारी इच्छाओं के बारे में हम क्या खुद भ्रम में हैं? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें एक सच्चाई को समझना होगा। सच्चाई। हम में से ज्यादातर लोग सच्चाई के बारे में एक आम धारणा ही रखते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया हमारे सहारे नहीं है। उसमें कई ऐसी असली चीजें हैं जो असल में वहां पर मौजूद है, मगर विज्ञान हमारी इस बुनियादी मान्यता पर से ही पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए जरा, ये इंसान यहाँ पर इस मॉल में यहाँ वहां टहल रहा है, और इसके लिए हकीकत क्या है? इसके लिए हकीकत है इसके आसपास की आवाजें, रंग, गंध, स्पर्श और हर वो चीज जो आधारित है उन इंफॉर्मेशंस पर, उन माहिती पर, जो माहिती इस इंसान की इंद्रियां उसके दिमाग तक भेज रही है। और इसलिए इस इंसान के दिमाग को जो असर करता है वो उसकी सच्चाई है। लेकिन यहाँ घूम रहे और लोगों की सच्चाई उनके दिमाग के हिसाब से भिन्न हो सकती है। इसका मतलब है कि सच्चाई देखने वाले के दिमाग में होती है। तो फिर क्या सबकी सच्चाई अलग अलग है? और अगर ऐसा है तो क्या कोई स्वतंत्र सच्चाई है भी या नहीं? तो इसे ऐसे समझिए कि हमारे आसपास की दुनिया असल में किसी आला दिमाग ने बनाई एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। एक विशाल सुपर कंप्यूटर हमें हर तरह की इंद्रियां देता है, जिससे हम इस संसार को देखते, सुनते या महसूस करते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़े तो ये सब कुछ हमारी इंद्रियों से भी परे है, क्योंकि हमारी इंद्रियां भी एक माध्यम है, और जो महसूस करता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग है। और लगता है कि ये दिमाग एक सिमुलेशन में है। डेकार की बात सही थी, हम सोचते हैं इसलिए हमारा वजूद है। और ऐसे तो ये संसार शायद किसी कंप्यूटर कोड से ज्यादा कुछ नहीं है। शायद हम कोई सिमुलेशन में रह रहे हैं, और इस बात से हमें तो यही लगता है कि हम सभी इस ब्रह्मांड को मायने दे रहे हैं। महान खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने एक बार कहा था कि हम सभी ब्रह्मांड का ही एक रूप है। जीवन का मतलब सिर्फ हमारे दिमाग की हदों में ही रह सकता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जिंदगी का मतलब कहीं और नहीं, सिर्फ
हमारे दिमाग में ही छिपा है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं कि संसार में बाहर झांकने के बजाय अगर अपने मन में झांका जाए तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। और इसे प्रूव करती है सिमुलेशन थियरी। यह सिमुलेशन क्या है, इसे हम अपने आने वाले किसी वीडियो में जानेंगे। तब तक